जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री और हिस्ट्री से आप सबके लिए MVVI लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर लाए हैं, जिसे आप शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें वही प्रश्न लिया गया है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ने वाले प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। और एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं कि आप इस वीडियो को क्यों क्लिक किए हैं देखने के लिए। तो आप शुरू से लेके अंत तक देखिए और लास्ट में बताइएगा कि सर मुझे ये वीडियो ना बहुत ही अच्छा लगा है, ये लास्ट में बताइएगा कि बहुत ही खराब लगा है। ये दोनों में से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मुझे उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख लेते हैं बिना स्किप किए हुए, तो आप 100% उम्मीद दिलाते हैं कि आप अच्छा कमेंट करके जाएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 नंबर इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, और पहले से अगर आप देखें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देख लीजिए और कॉपी में नोट करते हुए चलिए। नहीं तो यह वीडियो आपके लिए कोई काम का नहीं होगा। जब तक आप वीडियो का जो प्रश्न है कॉपी में नोट करेंगे नहीं, तो आपका ये जो वीडियो है कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम आपको यही कहेंगे कि आप कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको क्यूज वगैरह इन्फॉर्मेशन, ये लाइव क्लास जो होता है उसके बारे में बताया जाता है। या तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, वहां से भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर बात रही कि अगर आपको आर्ट्स क्लास का ऑल PDF चाहिए, जिसमें पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर एक बार जरूर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर सभी के सभी चीज़ मिलेंगे। तो चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे एक बार जरूर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ से 1 से लेके 12 प्रश्न है, और 12 प्रश्न इतना इजी तरह से समझाएंगे कि आपको 100% उम्मीद दिलाते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और जम के शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए यहाँ से स्टार्ट करें मेरे दोस्त, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आपके सामने 1 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है 1 नंबर में कि सातवाहन कौन थे, जो कि आपके 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसे आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे, और ये मेरे द्वारा लिखा गया है। ये जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं आगे जितने भी देखेंगे, ये सभी के सभी मेरे द्वारा लिखा गया, और इसमें से कोई कोई 5 नंबर भी है। तो अच्छे से याद करा देंगे आपको, और 100% उम्मीद दिलाते याद हो भी जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम बताते हैं कि सातवाहन कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी चेक करता है ना, वो आपको 100% 2 नंबर दे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सातवाहन एक प्राचीन काल में आए राजवंश थे, जिसने 200 साल शासन किया। मौर्य वंश के काल में सातवाहन की स्थापना की गई थी। सातवाहन का अर्थ होता है 7 पीढ़ियों का वाहन। अब इतना तो ये प्रश्न समझ लिए, लेकिन सर मुझे पूरा समझ में नहीं आया, तो अब समझ में आएगा। ठीक है, तो सातवाहन कौन थे? एक राजवंश थे। राजा जानते हैं, राजा की तरह, एक तरह से जो राजा का बेटा हुआ, फिर उसका बेटा हुआ, वो जो शासन करते आ रहा है वो होता है। ठीक है, और ये जो सातवाहन थे कब थे? प्राचीन काल में। और अभी हम क्या है, आधुनिक काल में जी रहे हैं। क्या करें, हम हो गए, आप हो गए, ये सब क्या करें, आधुनिक काल में जी रहे हैं। और इस सातवाहन का किसके बारे में बताया जा रहा है? प्राचीन काल, मतलब कि पुराने जमाने में। ठीक है, और ये कौन थे? राजवंश थे, जिसने कितने 200 साल। अब सोच सकते हैं, जो व्यक्ति मतलब कि जो सातवाहन है, कम से कम 200 साल शासन किया। अब कितना बड़ी बात है, अब सोच सकते हैं। 200 साल बोलने में छोटा शब्द लगता है, लेकिन अगर देखिएगा, अगर टाइम बिताइएगा, तो ये बहुत बड़ा सती है। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा। और ये सातवाहन है, ये मौर्य वंश के काल में सातवाहन की स्थापना की गई थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि सातवाहन की स्थापना कब हुई थी? तो मौर्य वंश के शासन काल में की गई थी। और सातवाहन का अर्थ क्या होता है? सातवाहन का अर्थ होता है 7 पीढ़ियों का वाहन। 7 पीढ़ियों का अर्थ का मतलब क्या हुआ कि इसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, फलना के बेटा, वो मतलब उस प्रकार के से चलता है। जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से, मतलब कि लाइन बाय लाइन चलता है, उसे हम सातवाहन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न मुझे उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आ गया। यस या नो? चलिए आप सब कमेंट कर दीजिएगा यस या नो। चलिए बहुत अच्छा मेरे दोस्त कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया। MD हो गया, आपके बता दे राखी हो गया, बहुत गजब आप सबका कमेंट आ रहा है। चलिए अब देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न में क्या कर रहे हैं
कि दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे? दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे? ये प्रश्न आपके 2 नंबरी में पूछा गया है बहुत बार। अकॉर्डिंग टू एग्जाम में देखिएगा तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगर विश्वास नहीं तो क्वेश्चन बैंक खोल के देख लीजिए, उसमें बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर उत्तर आपको देखना है। तो दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं हैं। ये प्रमुख शाखाएं क्या होता है सर? तो ये जैन धर्म जो देखते हैं ना, ये दोनों के दोनों एक प्रकार की शाखा है। जैसे नहीं होता कि दोस्त होता है, उसी प्रकार का एक जैन धर्म है ना, उसी का एक अथी है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शाखाएं कहते हैं। ठीक है, तो दिगंबर और श्वेतांबर किसके धर्म थे? जैन धर्म के थे। इसका विभाजन कनिष्क के काल में हुआ था। मतलब कि जो श्वेतांबर और दिगंबर जो है, इसका विभाजन किसके काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में हो गया था। दिगंबर का अर्थ होता है कि नग्न वस्त्र, न वस्त्र धारण, अर्थात कि जो पहले साधु लोग थे वह नंगे रहते थे। अब समझाते हैं थोड़ा सा क्या होता है सर। ये जो दिगंबर मतलब समझते हैं, जो व्यक्ति कभी वस्त्र नहीं पहनता हो। वस्त्र मतलब क्या हो, जो कपड़ा उपड़ा होता है ना, वो कभी पहनता ही नहीं हो, तो इसका दिगंबर का अर्थ होता है। वहीं पर बात करें तो उसे दिगंबर कहते हैं। श्वेतांबर का अर्थ होता है कि पहले के साधु लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, उसी को श्वेतांबर कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये प्रश्न पूछते हैं और कमेंट में आपका कमेंट आना चाहिए कि श्वेतांबर और दिगंबर किसकी शाखाएं थी? तो जैन धर्म के। बिल्कुल आप सबका कमेंट आ रहा है। और ये श्वेतांबर और दिगंबर किसके काल में विभाजन हो गया था? तो कनिष्क के काल में। बिल्कुल आप सबका कमेंट भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। दिगंबर का अर्थ होता है न वस्त्र। न वस्त्र का मतलब कि नग्न रहना, बिना कपड़ा के रहना। साधु लोग जो पहले थे ना, वो बिना कपड़ा के रहते थे। और वहीं पर बात करें दिगंबर का तो हो गया। और श्वेतांबर का जो अर्थ होता है, वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उसे हम श्वेतांबर कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया ना मेरे दोस्त? ऐसे भी याद कर सकते हैं। दिगंबर का अर्थ वो होता है कि जो वह व्यक्ति वस्त्र नहीं धारण करते हैं, और श्वेतांबर का अर्थ वे होता है कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उसे हम श्वेतांबर और दिगंबर कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। अब चलिए थर्ड नंबर प्रश्न को देखते हैं। और ये प्रश्न भी बहुत ही VBI प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करा, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या करा है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का न होना अति महत्वपूर्ण है। क्या है? इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना अति महत्वपूर्ण है। इतिहास लेखन अभिलेख का क्यों होना महत्वपूर्ण है? देखिए, क्योंकि इसमें हमें प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, राजा महाराजा, खान पान के बारे में जानकारी मिलती है। अतः इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना अति महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए अभी की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, ठीक है, अच्छा ज़िंदगी है या ख़राब ज़िंदगी है, वो तो अभी हम जानते हैं। बट पहले के जो प्राचीन काल में जो लोग थे, प्राचीन काल कह सकते हैं, प्राचीन सभ्यता या प्राचीन काल में कह सकते हैं, उसका जो जीवन कैसा था वो हम कैसे पता कर सकते हैं? अभिलेखों के द्वारा पता कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके राजा, परराजा, खान पानी, सब के रीति रिवाज, कैसी संस्कृति थी और अभी कैसा संस्कृति है, इसके बारे में अच्छा से अच्छा जानकारी मिल पाता है। किसके द्वारा? इतिहास लेखन के द्वारा। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया है ना मेरे दोस्त? अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो एक बार फटाक दबाकर लाइक कर देंगे। लाइक में कोई कंजूसी नहीं करना है, आपका लाइक का टारगेट होना चाहिए कम से कम 1K। क्या होना चाहिए? 1K आपका टारगेट है लाइक का। तो इस बार हम केयर 1K जरूर करा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फोर्थ नंबर प्रश्न में। और फोर्थ नंबर प्रश्न जो देख रहे हैं बहुत ही VBI है। क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? हड़प्पा सभ्यता जो कि कभी ना कभी हर साल, ऐसा कोई भी साल ना हो कि नहीं पूछा हो, तो इसे MVBI से भी MVBI मान सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस वीडियो को अच्छा से देखिए और दिल थाम के देखिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा बाद में। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहले एक में है, हड़प्पा सभ्यता के लोग को पानी बहुत कम मात्रा में मिलती थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, उसको पानी नहीं मिलती थी, भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिल पाती थी, थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था। इसके कारण भी इसका विनाश का हो सकता है। दूसरा कहना है कि विद्वानों का कहना है कि भूकंप के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। सही में वहाँ पर प्राकृतिक कारण, मतलब कि थोड़ा सा जो बाढ़ उठ का भी था, तो वहाँ से भी हो सकता है। वहाँ पर नदी भी था, मतलब कि नहीं जानते हैं, सिंधु नदी था, रावी नदी था, ये सभी के सभी नदी था, उसके कारण भी क्या हो सकता है? भूकंप आया होगा, बाढ़ उठाया होगा, तो उसके कारण भी विनाश हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि
सभ्यता में नदी को दूसरी ओर तरफ मोड़ दिया गया था। मतलब दूसरी तरफ क्या है, जैसे मान लीजिए ये सीधे चल रहा है, ठीक है, और इसको इस साइड मोड़ दिया तो क्या हो गया, दूसरी तरफ उसके कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाएगा। मान लीजिए कोई पानी आपको मिल रहा है और वो पानी मिलना ही बंद हो जाएगा, तो अब क्या होगा, आप मर जाइएगा। अब देखिए फिर कह रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि आर्य लोग आए और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मारकर खत्म कर दिया। और क्या कहना है कि बहुत विद्वान लोगों का भी कहना है कि आर्य लोग, आर्य मतलब क्या होता है कि क्षत्रिय लोग जैसे होते हैं वो मारपीट करने में सक्षम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो लोग आए और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मारपीट कर पूरा का पूरा खजाना लूट के चले गए। तो ये कुछ 4 पॉइंट थे। 4 पॉइंट अगर आप लिख देते हैं तो किसी के बोर्ड में मजाल नहीं कि आपको 2 नंबर देने से रोक दे, ठीक है, तो हम यही कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न में, और यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में लिखे। नगर योजना के बारे में ये आपको 5 नंबर में भी पूछा जाता है, लेकिन इस वीडियो में आपके लिए 2 नंबर का ही रखा गया है। अगला वीडियो जो आपका होगा वो 5 नंबर का होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक्सप्लेनेशन के साथ तो देख लिए, अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव में बहुत ही अच्छा नंबर लाना चाहते हैं सब्जेक्टिव में सिर्फ, तो आप सब्जेक्टिव का वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सब्जेक्टिव प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप चैप्टर वाइज मतलब सेट वाइज सेट देख लीजिए, तब आपको बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा, तो जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 2 शहरी नगर मिला था। कितने थे, 2 कितने, 2 याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने शहरी सभ्यता थे, 2, जिसका नाम है एक का हड़प्पा, एक का नाम क्या है हड़प्पा, और दूसरा का नाम क्या है मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में बहुत से सामान प्राप्त हुए हैं, जो इस प्रकार है पत्थर, मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, स्नानागार, अनागार, गलिया आदि। देखिए एक कहावत समझिए, इसमें बहुत ही अच्छा है। देखिए ये प्रश्न हम थोड़ा सा और रिपीट हम कर देते हैं तो आपके लिए और अच्छा होगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है। और इसमें 2 शहर मिले हैं, क्या मिले हैं, 2 शहर, जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। और इसमें सबसे जो पहला जो नाम है, क्या नाम है, हड़प्पा नाम है। इसका उत्खनन जो हुआ था 1921 में हुआ था। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। वहीं पर बात करें दूसरा जो है आपके मोहनजोदड़ो है, जिसका उत्खनन किए थे RD बनर्जी, जिसे राखल दास बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने क्या किया 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन किया, जो कि वर्तमान में आप कह सकते हैं कि जो अभी कहाँ है पर सर, तो ये जो अभी है पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में। पहले दोनों साथ में ही था, हड़प्पा मतलब भारत और पाकिस्तान साथ में थे, तो भारत में ही दोनों और पाकिस्तान में था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में बहुत से सामान प्राप्त हुए हैं। और ये जो हड़प्पा देख रहे हैं और मोहनजोदड़ो जो देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे सामान प्राप्त हुए, जैसे ये पत्थर, मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, स्नानागार। और स्नानागार सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ये ज़्यादा खासकर आप जो चीज़ मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया ना मेरे दोस्त। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अगर आपको कभी भी लाइव क्लास करना हो तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, तो आप कभी भी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है कि अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करे या विवेचना करे। ये जो अकबर है वो भूमि के बारे में बताया गया था, तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो अकबर का जन्म अमरकोट के सिंध पाकिस्तान में हुआ था। ये जो अकबर है वह कहाँ का निवासी था, पाकिस्तान का। कौन से जगह, अमरकोट। अमरकोट हमको खुद पता नहीं, तो आपको क्या पता होगा, आपको भी हो सकता है पता। अकबर के काल में भूमि सुधार प्रणाली सबसे अधिक रही है। ये जो अकबर है ना, वो क्या किया, सबसे ज़्यादा जो भूमि होता है ना कि किसी भूमि पे कब्जा उब्जा कर लेना, तो उसको सुधार करना, मतलब उसे व्यवस्था अच्छा सा कर देना, ठीक है। अकबर ने 1581 ईस्वी में भूमि सुधार प्रणाली की स्थापना की थी। अकबर ने भूमि बंदोबस्त प्रणाली की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति की। भूमि सुधार अकबर के काल में ही हुआ था। आपसे ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भूमि सुधार किसके शासनकाल में शुरू की गई थी, तो अकबर के काल में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1581 ईस्वी में। याद रहेगा ना, ये 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि भूमि सुधार किसके शासनकाल में की गई थी, तो अकबर के। और इसकी शुरुआत कभी थी, तो 1581 में। तो बहुत बार पूछा गया है, याद रख लीजिए, भी आई है। चलिए याद हो गया ना मेरे दोस्त, ये भी प्रश्न आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए
अब आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है। अब आपके सामने यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि इतिवृत्त किसे क्या है या इतिवृत्त किसे कहते हैं। ठीक है, किसी तरह से प्रश्न पूछेगा ना तो आपको उत्तर देना है, ऐसा नहीं कि उत्तर छोड़ देना है। यार क्या गजब हाल करोगे, ऐसे नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर उत्तर में देखिए कि इतिवृत्त का अर्थ होता है पाग। क्या होता है? पाग। पाग सुने हैं? ये हम खुद नहीं सुने तो आप क्या सुनेगा, कहीं सुने होंगे आप भी। इतिवृत्त राजाओं का खजाना होता है। इतिवृत्त का जो अर्थ होता है वह खजाना से लिया गया है। किसके? राजाओं के, महाराजाओं के, वो इस बड़े बड़े लोग के होते हैं। ठीक है, इतिवृत्त में अनेक राजा, महाराजा और बादशाहों ने इसे इतिवृत्त का नाम दिया है। ये नाम जो दिया है इतिवृत्त, वो कौन दिए हैं? राजा दिए हैं, महाराजा दिए हैं, बादशाहों मतलब कि बड़ा बड़ा गैंगस्टर से जो होता है वो सब दिए हैं। ये इतिवृत्त मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। और ये जो इतिवृत्त है वो किसके बारे में जानकारी देते हैं? मुगल वंश। मुगल वंश जो हो गया वो बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते हैं उसके बारे में जानकारी देता है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 8 नंबर में कि अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया, जो कि हमारे ख्याल से 3 से 4 बार लगातार ये पूछा गया प्रश्न है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा बीच भी किया गया। 2009 से लेकर चेक कीजिएगा 2023-22 तक, तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अकबर ने जजिया कर समाप्त इसीलिए किया क्योंकि गरीब हिंदुओं से जजिया कर नहीं दिया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई आप निर्धन है, बहुत निर्धन है, उसे क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए उसे टैक्स देना होगा। मान लीजिए वो 1,000 का मंथली कमा रहा है, 1,000 का मंथली कमा रहा है और उससे 500 रुपये टैक्स ले लिया जाएगा, तो क्या वो अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि 500 रुपये में पूरा घर नहीं चल पाएगा। तो उस समय भी वही था कि अकबर ने जजिया कर समाप्त करने का कोई कारण था। क्यों? क्योंकि उसके गरीब हिंदुओं से जजिया कर नहीं दिया जाता था, टैक्स वगैरह नहीं दिया जाता था, और मुसलमानों से जजिया कर नहीं लिया जाता है। जो मुसलमान लोग होते थे उससे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता था, जिसके कारण हिंदुओं कर नहीं दे पाते थे। जजिया कर नहीं देने पर उसकी ज़मीन को हड़प लिया जाता था। और क्या किया जाता था? जैसे आप टैक्स वगैरह नहीं देंगे तो आपके ज़मीन जो है ना उसे हड़प लिया जाता है, मतलब कि खुद अपने कब्जा में कर लिया जाता था, जिसके कारण हिंदुओं ने मुसलमानों में धर्म परिवर्तन करने लगा, जिसे देखकर अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया 1964 में ये समाप्त कर दिया था। देखिए सबसे पहले आपको हम समझाते हैं, थोड़ा सा इसके माध्यम से आप अच्छा से समझ पाइएगा। ठीक है, देखिए पहले क्या था, 1964 की बात है। वहाँ पर क्या हुआ था, जैसे अकबर जो है ना, अकबर ये जजिया कर को समाप्त करने का रीजन था। यहाँ पर ये मुसलमान मान लीजिए, यहाँ पर हिंदू है। ठीक है, हिंदू लिख देते हैं, मुसलमान लिख देते हैं। यहाँ जो मुसलमान जो लोग हैं ना वो खेती बाड़ी करते थे तो उससे 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। वहीं पर जो हिंदू थे ना वो टैक्स देते थे, आधा देते थे, 50% मान सकते हैं। तो 50% में क्या होगा, और कभी कृषि होता था और कभी कृषि नहीं होता था, लेकिन तभी भी आपको टैक्स देना है। तो क्या होता था, तो हिंदू नहीं दे पाते थे तो वो धीरे धीरे क्या किया, धर्म परिवर्तन कर लेंगे। जो हिंदू लोग हैं वो मुस्लिम बनने लगे। तो फिर बाद में क्या किया, अकबर को ये देखा नहीं गया तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को चेंज ही कर दिया। कब कर दिया था चेंज? ये आपको कर दिया था 1964 में। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त कर दिया था, तो 1964 में ना। कि ये गलत है क्या, ये गलत है या सही है, आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषताओं को लिखे या उल्लेख करें। क्या कह रहा है, विजयनगर के बारे में, विजयनगर के बारे में बताया जा रहा है। स्थापत्य कला, कला मतलब आर्ट की विशेषताओं के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा शब्दों में लिखा गया है कि हम्पी की राजधानी विजयनगर है। कहाँ है? हम्पी की राजधानी विजयनगर है। इसकी स्थापना कृष्णदेव राय ने किया। विजयनगर साम्राज्य की विशेषता यह है कि यहाँ पर अनेक प्रकार के मंदिर थे। ये जो विजयनगर देख रहे हैं यहाँ पर अनेक प्रकार के मंदिर है। अनेक प्रकार के मंदिर का क्या हुआ कि रंग बिरंगा मंदिर हो गया, देव मंदिर हो गया, ये सब मान सकते हैं। तो पूरा का पूरा मंदिर है वहाँ पर देखिएगा। तो कृष्णदेव राय ने हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। और ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो ये भी समझ लीजिए, हरिहर और बुक्का, ये दोनों के दोनों भाई थे। कब किए थे? 1336 में किए थे, जो कि 2022 के अकॉर्डिंग में 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किए थे, तो 1336 ईस्वी में पूछा गया प्रश्न है। इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, 2021 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब याद रहेगा ना मेरे दोस्त।
याद रहेगा ना, ये प्रश्न भी बहुत ही VBI है, अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 10 नंबर में देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह का एक संक्षिप्त परिचय दे। मतलब वीर कुंवर सिंह के बारे में आप जो भी चीज़ जानते हैं वो आप दिल खोल के बता दीजिए, ठीक है। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1977 को बिहार की भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। ये याद रखिए, जो वीर कुंवर सिंह है वो बिहार के थे। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ के थे? बिहार के थे। बिहार के कौन से जिले के? भोजपुर। भोजपुर आप बहुत स्टूडेंट जानते भी नहीं होंगे। भोजपुर जगदीशपुर गांव में। कहाँ? जगदीशपुर गांव में। उनके माता का नाम पंचरत्न कुंवर था और कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति से जुड़े वीर कुंवर सिंह वृद्धावस्था में भी युद्ध दिखाकर युवाओं को प्रेरित करते थे। ये जो वीर कुंवर सिंह देख रहे हैं वो वृद्धा मतलब बूढ़े हो जाते हैं ना, उसके बाद भी युद्ध दिखाकर, जैसे मारपीट कर उड़ कर दिखा देते, युवाओं को उत्साहित करते थे कि आप अभी हमारे से भी बहुत ज़्यादा हैंडसम यंग है, फिर भी आप लड़ाई नहीं कर रहे। तो उस समय क्या करते थे ये जो वीर कुंवर सिंह है, 1857 में वृद्धावस्था में भी क्या करते थे? युद्ध दिखाकर युवाओं को प्रेरित करते थे, ठीक है। ये प्रश्न समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना मेरे दोस्त? बिल्कुल समझ में आ गया सर। चलिए अब आगे देखते हैं। ये प्रश्न देखिए, चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं? चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे? चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप क्या क्या बताना चाहेंगे? किसी न किसी तरह से आपके प्रश्न पूछेगा, आपको उत्तर यही देना है, ठीक है। चलिए उत्तर देखिए, चंपारण सत्याग्रह के निम्नलिखित कारण थे, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहले जो है, पहले अंग्रेज ने किसानों से नील की खेती जबरदस्ती करवाते थे। अंग्रेजों का कहना था कि नील की खेती करना ही करना है। इससे किसान और संतोष थे। यहाँ पर असंतोष होगा, क्योंकि संतुष्ट नहीं, किसान की संतोष हो सकते हैं, नहीं असंतोष, ठीक है। याद रखिए क्या है? असंतोष थे। यहाँ पर सबसे पहले हम बताते हैं, जैसे किसान होता है ना, जैसे ये खेत है, ठीक है, और इसका जो एक भाग होता है इस पे नील की खेती करना है, कि 3/3 पे नील की खेती करना पड़ता है, और वहाँ पर जो होता है कृषि की उर्वरता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद करें कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ। इसके प्रवर्तक महात्मा गांधी थे। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें चंपारण के किसानों ने उसका साथ दिया। कहाँ के किसान दिए साथ? चंपारण अभी जानते भी होंगे आप। सो ये जो है मोतिहारी जो कहा जाता है, इधर ही साइड है, हम जानते हैं। हम सबके यहाँ से समथिंग 60 70 80 तक मान सकते हैं, इतना के दूरी फर्क है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि अंग्रेज का अत्याचार भी बहुत बढ़ रहा था चंपारण में, उसके कारण भी सत्याग्रह का शुरू था। मतलब कि अंग्रेज का प्रकोप हो गया, नील की खेती हो गया, ये सब धीरे धीरे जो चीज़ था वो करने के कारण क्या हुआ, इसका आक्रोश बढ़ गया और इसका कारण बन गया, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। और ये सबसे ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे? 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे? तो इसके बारे में उत्तर आपको इस प्रकार देना है, ताकि जो सामने वाला है वो देखे तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर दे सके, ठीक है। देखिए 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे, ये तो सबसे पहले आपको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखिए क्या क्या कारण थे। एक में पॉइंट देना है, उसका 2 पॉइंट देना है। 1856 ईस्वी में सरकार ने सैनिकों से पुराने बंदूक वापस मांग लिया। सरकार ने क्या किया, जो सैनिक होते हैं उनसे पुराने बंदूक मांग लिए, कहीं लाओ हम आपका पुराना बंदूक ले लेते हैं, और उसके स्थान पर नए बंदूक दिए गए थे। क्या दिए गए थे? नए बंदूक दिए, जो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था। भारतीय सैनिकों ने इसे इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। मतलब कि कह दिया कि जिसमें गाय और सूअर का हो, जैसे मान लीजिए उसमें हिंदू धर्म भी होता है, मुस्लिम धर्म भी होता है। हिंदू धर्म जो होगा गाय के सूअर चर्बी के अथी नहीं लगाएगा, प्लस सूअर के अथी के मुस्लिम धर्म में नहीं लगाएगा, तो ये इनकार कर रहा था। लेकिन वही बंदूक दिया गया, इससे भारतीय सेना में असंतोष पैदा हुआ। क्या होगा? तो असंतोष पैदा होगा ये। और ये जो थे क्या होते हैं, उसके सूअर जो होते हैं, जैसे सूअर हो गया, गाय हो गया, इसके चमड़े को पहले बंदूक के पहले खोलना पड़ता है, तब उसके बाद आप किसी को मार सकते थे। तो इससे क्या होगा, भारतीय में असंतोष पैदा होगा ही होगा, ठीक है। और दूसरा कारण है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का एक और कारण था, पहले अंग्रेज भारत का ही सामान इंग्लैंड भेजते थे। मतलब क्या हुआ, ये जो अंग्रेज है ना, वो क्या करते थे, भारत से सामान ले जाकर इंग्लैंड भेज देते थे यहाँ से, ठीक है, इंग्लैंड।
और फिर बाद में क्या करते हैं, और वही सामान भारत में व्यापार के लिए भेजा जाता था और फिर इंग्लैंड से भारत में लेकर आया जाता था और फिर क्या करता था, भारतीय किसान से कम दाम में ले जाता था, परंतु वही सामान महंगे दामों में भारतीय किसान खरीदते थे। इससे भारतीय किसानों में क्रांति का कारण उत्पन्न हुआ। और ये क्या हुआ, ये जो भारत के जितने भी लोग थे वो क्या करते थे, सस्ते माल जैसे सस्ते में गेहूं दाल ये सभी की सभी बेच देते थे, और यहाँ से जो इंग्लैंड से आते थे वो बहुत ही महंगे दामों में खरीदना पड़ता था। इससे भी कुछ कारण थे, आक्रोश थे। तो ये प्रश्न सभी के सभी बहुत ही भी आए थे। तो आप बताइएगा, रुक जाइए थोड़ा सा, अभी सभी के सभी स्टूडेंट रुक जाएंगे। अभी एक और इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं, जस्ट आप 2 मिनट और लाइन पर रहेंगे। इतना देर वीडियो देखे हैं तो 2 मिनट और देख सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सॉल्व यू एंड सेंड में, मतलब कि आपको क्या करना है, इस सभी के सभी प्रश्न आपको सेंड करना है इस नंबर पे। और क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के यानी 4 महाजनपदों के नाम लिखना है, ठीक है। अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु दिए गए कार्यों का लिखे, ये हो गया। आईन अकबरी भूमि को कितने भागों में बांटा गया, किन्हीं 2 के नाम लिखना है, ठीक है। शिमला समझौता के सफलता के कारण लिखना है, बौद्ध के पतन के कारण लिखना है, महावीर स्वामी के उपदेश के वर्णन करना, असहयोग आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालना है, मुगल काल में जमादारों की स्थिति का वर्णन, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी का उपलब्ध करना है, क्रिप्स मिशन की सफलता के कारण बताना है। देखिए हम आपको इतना चैलेंज देते हैं, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक आप बना लेते हैं, प्लस आप 1 से लेके 12 तक पूरा अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं। तो इतना हम चैलेंज देते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर कोई नहीं रोकेगा। कितना, 10 से 15 नंबर, ठीक है। तो 10 से 15 नंबर अगर आपको चाहिए तो इतना काम तो आपको करना पड़ेगा मेरे भाई। और ये बना के अगर आप भेज दीजिएगा तो आपको यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम रहेगा। हाँ, और आप कभी भी देखेंगे तो कहेंगे सर वाह मेरा नाम यहाँ है, ठीक है। तो उम्मीद रखिए कि इस वीडियो को आप क्या कीजिएगा, इसे होगा तो आप ज़रूर यहाँ पर बना के भेजिए। और अगर आपको क्या करना है, अगर आर्ट्स का ऑल नोट चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे एक बार ज़रूर संपर्क कीजिएगा। और एक हिस्ट्री का एक सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट बना है, लिंक जाके जरूर देख लीजिएगा। हिस्ट्री सब्जेक्टिव प्लेलिस्ट बना है जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से जाके पूरा के पूरा सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 5 10 तक बना हुआ है, जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा वीडियो था। अभी के लिए बाय बाय।